नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किसानों, प्रवासी मजदूरों और व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण की घोषणा की। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रेल यात्रियों को लाने ले जाने के लिए विशेष बसें अनुबंधित करने की अनुमति दी। हरियाणा रोडवेज आज से बस सेवाएं शुरू करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 9वीं और 11वीं के असफल छात्रों को स्कूल आधारित परीक्षा में शामिल होने का एक और अवसर देगा। भारत ने G20 के सदस्य देशों से आवश्यक दवाओं, उपचार और टीकों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने का आह्वान किया। लंदन उच्च न्यायालय ने भगोड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या की भारत को प्रत्यर्पण के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया। और विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष रॉबर्टो एजेवेडो ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 1 वर्ष पहले पद से त्यागपत्र देने का फैसला किया। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं लवली निगम। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए प्रवासी मजदूरों, फेरी लगाने वालों, जनजातीय लोगों, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों तथा स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बारे में कल नई दिल्ली में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। आर्थिक पैकेज का उल्लेख करते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 3 करोड़ छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज पर ब्याज में भुगतान में 31 मई तक छूट दी गई है। 3 करोड़ किसानों के लिए जो कृषि ऋण है वो 4,22,000 करोड़ के वो अवेल कर चुके हैं। उसके लिए लोन मोरेटोरियम दिया गया है, 3 महीने तक उनको वापस नहीं करना है। ब्याज पर सहायता दी है, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करने पर इनको इंसेंटिव दिया है क्रॉप लोन्स पर। और ये भी जो 1 मार्च से उनकी ड्यू थी उसको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए राहत उपायों की घोषणा की गई है। सरकार ने नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की आपात कार्यशील पूंजी कोष बनाया है। रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों और फेरी लगाकर बिक्री करने वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के ऋण सुविधा की घोषणा की गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले 50 लाख व्यापारियों को 10-10 हजार रुपए की कार्यशील पूंजी दी जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी इनके लिए लेकर आए हैं। 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है। 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों के प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना। वित्त मंत्री ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रवासी मजदूर देश में किसी भी स्थान पर राशन ले सकेंगे। इस योजना से 67 करोड़ लोगों को लाभ होगा। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सरकार ने किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की है। सरकार और निजी संस्थाओं को आवास क्षेत्र में किफायती किराया आवास विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड को भी मंजूरी दी गई है, जिससे किसान 86,600 करोड़ रुपए के 63 लाख ऋण प्राप्त कर सकेंगे। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा,
2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा कंसेशनल क्रेडिट को बढ़ावा देते हुए 2.5 करोड़ जो किसान हैं उनको इसका लाभ किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलेगा। रियायती दर पर ऋण इनके लिए उपलब्ध होगा और इसमें किसानों के साथ साथ मछुआरों को, पशुपालकों को भी इसमें लाभ मिलेगा और इससे उनके आय के साधन भी बढ़ेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने ग्रामीण भारत के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को एक ऐसा उपाय बताया जिसका लंबे समय तक प्रभाव रहेगा। उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की भी सराहना की और अगले 2 महीनों में गैर पीडीएस कार्ड धारक प्रवासियों को मुफ्त राशन वितरण की व्यवस्था के लिए सरकार की सराहना की। औद्योगिक संगठनों ने आर्थिक पैकेज के बारे में दूसरे संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री की घोषणाओं का स्वागत किया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने कहा कि आर्थिक पैकेज की घोषणाएं उन सभी लक्ष्यों को आगे ले जाएंगी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में तय किए गए हैं। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को महत्वपूर्ण सहायता उपलब्ध कराने के बाद प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में छोटे किसानों, प्रवासी मजदूरों और छोटे काम धंधे वालों का ध्यान रखा गया है जिन पर कोविड-19 संकट का सबसे अधिक असर पड़ा है। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बैनर्जी ने कहा कि आर्थिक पैकेज की दूसरी घोषणाओं में प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी ठेले वालों और आदिवासी समुदायों को मदद पहुंचाई गई है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक और निजी परिवहन पर प्रतिबंधों को देखते हुए यात्रियों को रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को विशेष बसें अनुबंधित करने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत ई टिकटों की पुष्टि के आधार पर रेलवे स्टेशन से निवास तक यात्रियों के आने जाने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए ऐसे रेलवे स्टेशनों से विशेष बसें चलाने की अनुमति दी गई है जहां सार्वजनिक या निजी परिवहन उपलब्ध नहीं है। उधर हरियाणा रोडवेज की बसें आज से राज्य के विभिन्न जिलों में चलने लगेंगी। देश में पहले लॉकडाउन के बाद से राज्य में बस सेवाएं स्थगित कर दी गई थीं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि बस यात्रा के लिए लोगों को ऑनलाइन टिकट बुक करानी होगी। एक बस में 30 से अधिक यात्रियों की अनुमति नहीं होगी और सभी यात्रियों, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि 9वीं और 11वीं के असफल छात्रों को स्कूल आधारित ऑनलाइन, ऑफलाइन या नवोन्मेष परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि अवसर उन सभी विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा जिनके परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं या उनकी परीक्षाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। बोर्ड ने इसे असाधारण परिस्थितियों में उठाया गया कदम बताया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि स्नातक और स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 1 जुलाई से आयोजित की जाएंगी, परंतु विश्वविद्यालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति सामान्य नहीं होने पर परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से आयोजित की जाएंगी। इसके तहत उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पुस्तकों, नोट्स या अन्य अध्ययन सामग्री की सहायता लेने की छूट होगी। उम्मीदवारों को अपने घरों पर पोर्टल से संबंधित पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र डाउनलोड कर उन्हें उत्तरों के साथ 2 घंटे की समयावधि में अपलोड करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ट्वीट में कहा कि सरकार का वंदे भारत मिशन पश्चिम बंगाल सहित विदेश में फंसे सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। उन्होंने बताया कि विश्व के विभिन्न भागों में 3,700 से अधिक भारतीय नागरिकों ने स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि उड़ानें कोलकाता भी पहुंचेंगी, लेकिन इससे पहले राज्य सरकार को यात्रियों की अगवानी और पृथकवास के प्रबंधों की पुष्टि करनी होगी। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय पड़ोसी राज्यों की सीमाओं के जरिए सड़क मार्ग से भी पश्चिम बंगाल के निवासियों की गृह राज्य में वापसी में मदद करेगा। वंदे भारत अभियान के तहत अब तक 12 देशों से भारतीय नागरिकों को लेकर कुल 56 उड़ानें स्वदेश आई हैं। इसके अलावा आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर के जरिए मालदीव से 904 भारतीय नागरिक स्वदेश लौटे हैं। कुछ अन्य लोग विभिन्न देशों से आई उड़ानों से आए हैं। पिछले कुछ दिनों में 12,000 से अधिक भारतीय नागरिक सकुशल स्वदेश लौटे हैं।
समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत भारतीय नौसेना का पोत INS जलाश्व आज मालदीव की राजधानी माले से फिर समुद्री यात्रा प्रारंभ करेगा और केरल और लक्षद्वीप के लगभग 700 निवासियों को वापस लेकर आएगा। इससे पहले जलाश्व पोत रविवार को 698 भारतीय नागरिकों को कोच्चि लेकर आया था। एक और पोत INS मगर 202 भारतीयों को लेकर रविवार को कोच्चि पहुंचा था। माले में भारतीय उच्चायोग ने बताया है कि मालदीव में फंसे भारतीयों को विमान से वापस भेजने के लिए नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई के लिए उड़ानें तय की जा रही हैं। वंदे भारत मिशन के पहले चरण के अंतिम दौर में भारतीयों को लेकर 2 विमान कल चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे। पहली उड़ान ढाका से 158 भारतीयों को लेकर कल दोपहर बाद और दूसरी उड़ान फिलीपींस में फंसे 167 यात्रियों को मनीला से लेकर चेन्नई पहुंची। इसके अलावा मुंबई के रास्ते लंदन से एक और उड़ान आज चेन्नई पहुंचेगी। इस बीच तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 9,674 हो गई है। 64 लोग स्वस्थ हुए हैं जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार राज्य में आने जाने वाले प्रवासी श्रमिकों से रेल सहित किसी भी प्रकार का किराया नहीं लेगी। राज्य सरकार अगले 2 महीने तक आने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों को भोजन के पैकेट भी निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट। रिकॉर्ड संख्या में 67 ट्रेनें प्रवासी मजदूरों को लेकर आज राज्य में पहुंच रही हैं। अब तक 318 ट्रेनों में सवार होकर लगभग 4 लाख प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्यों से उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लिए गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और सहारनपुर से भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। राज्य सरकार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से भी मजदूरों को वापस लाएगी। इसके लिए 4 ट्रेनें रोज चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश से बिहार के लिए भी ट्रेन चलेगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। इसके लिए हर गांव और शहरों के हर वार्ड में अभियान चलाकर उन व्यक्तियों की पहचान की जाएगी जिन्हें अब तक किसी भी किस्म के राशन की सुविधा नहीं मिली है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में राज्य के 5,200 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में काम कर रहे 93,000 से अधिक ऐसे श्रमिकों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित पैकेज का लाभ होगा जिनका वेतन 15,000 रुपए प्रतिमाह से कम है। राज्य के उद्योग मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन के बीच 3,234 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने काम करना शुरू कर दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार ने अब तक 77,000 से अधिक प्रवासी कामगारों की स्किल मैपिंग की है। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने आकाशवाणी को बताया कि MSME क्षेत्र के खादी, हैंडलूम और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज का लाभ मिलेगा। बिहार में खादी मॉल बनाया है और उसी तरह से MSME में हमारा फूड प्रोसेसिंग के काफी 500 से ज्यादा हमारा अभी काम कर रहा है। आज के दिन में 77,000 का मैपिंग हो चुका है, स्किल्ड लोग हैं और उसका हम उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास डाटा पूरा रहेगा तो हम निवेशकों को कर सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रवासी कामगारों को अस्थायी रोजगार देने के लिए नई औद्योगिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। गुजरात में कोविड-19 के लॉकडाउन के बीच आधारभूत सुविधाओं के विकास का काम फिर से शुरू हो गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि सड़क और भवन निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े 9,000 करोड़ रुपए लागत की 300 परियोजनाओं पर केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद कार्य आरंभ हो गया है। इस बीच कल 13 जिलों से 324 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 9,592 पर पहुंच गई है। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव डॉक्टर जयंती रवि ने कहा कि राज्य में दैनिक आधार पर प्रति 10 लाख के मुकाबले 1,858 नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी प्रयोगशाला द्वारा ज्यादा शुल्क लेकर किसी भी प्रकार के लक्षण न होने वाले लोगों के बड़े पैमाने पर किए जाने वाले परीक्षण के बारे में सरकार को शिकायतें मिली है, जिसके बाद सरकार ने कहा है कि जिन लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है या भर्ती करने की आवश्यकता है, केवल वही लोग निजी प्रयोगशालाओं में अपने नमूनों का परीक्षण कर सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कल आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों, दुकानदार और स्वरोजगार करने वाले लोगों को 3 साल के लिए किसी भी गारंटी के बिना 2% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में खादी और ग्रामोद्योग कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में रचनात्मक भूमिका अदा कर रहा है।
आयोग ने मुंबई, ठाणे और पालघर में प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन के पैकेट वितरित करने के वास्ते स्वयंसेवी संगठनों के साथ अनुबंध किया है। आयोग ने मास्क तैयार करने और कारीगर परिवारों की सहायता की भी पहल की है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र के 18 जिलों में स्थित 18 खादी संस्थाओं ने सूती कपड़े का उपयोग कर लगभग 11,000 फेस मास्क बनाए हैं। पूर्ति योजना के तहत यह मास्क जिला कलेक्टरों को सौंप दिए गए। कारीगरों और उनके परिवारों की देखभाल के लिए भी खादी संस्थाओं ने पहल की है। इसके तहत इन परिवारों को अनाज, दालें और अन्य जरूरी चीजों के पैकेट प्रदान किए गए। साथ ही 601 कारीगरों के बैंक खातों में 1,000 रूपए की राशि जमा की गई। 3 खादी संस्थाओं ने मिलकर इसके लिए कुल 6,01,000 रूपए का योगदान दिया। वहीं मुंबई की महिलाओं की सहकारी संस्था श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ लिमिटेड ने 24,231 कारीगरों के बैंक खातों में कुल 18,56,66,000 रूपए की राशि जमा की है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से वापस आ रहे मजदूरों के लिए गांवों में 16,000 से अधिक क्वारंटीन केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में लौट रहे प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि क्वारंटीन नियमों का वे अनिवार्य रूप से पालन करें। आपकी जिम्मेदारी बहुत अधिक है, क्योंकि बहुत दिन बाद आप घर लौटे हैं। परिवार से मिलने की आपकी उत्कट इच्छा है, लेकिन परिवार को बचाना भी जरूरी है, स्वयं को बचाना जरूरी है। इसलिए आप सब क्वारंटाइन सेंटर में ही रहें और शासन के नियमों का पालन करें। अभी तक छत्तीसगढ़ में कोविड-19 से किसी की मौत नहीं हुई है। राज्य में उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की दर 93% है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के एक लाभार्थी ने अपने परिश्रम से राज्य के दक्कन पठार क्षेत्र को सेब की खेती के लिए हिमाचल के शिमला की तरह उपयोगी बना दिया। इस किसान ने तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले में दूरदराज के एक गांव धनोरा में सेब की खेती आरंभ की थी। 33 वर्षीय ये प्रगतिशील किसान अब अपनी सेब की पैदावार को लॉकडाउन के कारण अपने खेत से ही बेचने की योजना बना रहा है। ये फल अपने तेलंगाना में वो लोगों को नेचुरल फ्रूट्स खिलाऊंगा बोलकर मेरा एक तमन्ना थी, वो आज मेरी पूरी हो रही है। पहला फसल में हमारे गौरव मुख्यमंत्री जी को खिलाऊंगा बोलकर मेरी एक अपेक्षा थी, आज मेरे वो दिन आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कल कोरोना वायरस के 253 नए मामले दर्ज होने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,426 हो गई है। 2,171 लोग इस बीमारी के उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 237 लोग इस महामारी में जान गंवा चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड-19 की जांच के काम में लगातार तेजी आ रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 89,000 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में 2,238 मामले सामने आए हैं, जबकि भोपाल में संक्रमण के 900 मामले हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1,78,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 451 करोड़ रुपए से अधिक जमा किए। मुख्यमंत्री ने इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 8,241 लाभार्थियों के खातों में 82 करोड़ रुपए से अधिक जमा किए थे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किसानों, प्रवासी मजदूरों और व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण की घोषणा की। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रेल यात्रियों को लाने ले जाने के लिए विशेष बसें अनुबंधित करने की अनुमति दी। हरियाणा रोडवेज आज से बस सेवाएं शुरू करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 9वीं और 11वीं के असफल छात्रों को स्कूल आधारित परीक्षा में शामिल होने का एक और अवसर देगा।
भारत ने G20 के सदस्य देशों से आवश्यक दवाओं, उपचार और टीकों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने का आह्वान किया। लंदन उच्च न्यायालय ने भगोड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या की भारत को प्रत्यर्पण के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया और विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष रोबर्टो एजेवेडो ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 1 वर्ष पहले पद से त्यागपत्र देने का फैसला किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निगरानी के उद्देश्य से सरकारी संगरोध सुविधाओं में रह रहे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और प्रवासी श्रमिकों के RT-PCR आधारित कोविड-19 की समूह जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच ग्रीन जोन के उन जिलों में भी लागू होगी जहां पिछले 21 दिन से कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला है। मंत्रालय ने प्रवासी और विदेश से आए लोगों के अलावा ग्रीन जोन में RT-PCR आधारित समूह जांच के दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के प्रोटोकॉल के अनुसार गले और नाक के स्वैब के लिए 25 लोगों के समूह की पहचान की जाएगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय से अवगत कराता है। सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर MK सेन की राय है कि संकट के इस दौर में हम सभी को लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। ये घड़ी एक परीक्षा की घड़ी है। ये वक्त हमें और भी अधिक मात्रा में संयम, सुरक्षा और अनुशासन का ध्यान में रखना है। जो लॉकडाउन के मूल मंत्र हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हुआ या स्वच्छता, क्लीनलीनेस, यूज ऑफ मास्क, हैंड वॉशिंग, इसको निरंतर पालन हमें करते रहना होगा। सफदरजंग अस्पताल के ही वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नितेश ने बताया कि देश में कोविड-19 की जांच में लगातार तेजी आ रही है और हमारी स्थिति अन्य देशों की तुलना में कहीं बेहतर है। आज हम बाकी देशों के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति में हैं। हमारी लैब कैपेसिटी भी बढ़ी है, हम ज्यादा टेस्ट कर पा रहे हैं, हमारे पेशेंट भी हॉस्पिटल में इलाज पा रहे हैं। गवर्नमेंट के डेटा ने बताया हमें कि हमारे 3% मरीज को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और 1% करीब मरीज वेंटिलेटर पे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:25 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-233-144। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। भारत ने G20 के सदस्य देशों से आवश्यक दवाओं, उपचार और टीकों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। G20 के व्यापार और निवेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित दूसरी वर्चुअल बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस बात पर ध्यान देना होगा कि दुनिया भर में कोरोना महामारी से लोगों पर आए संकट का किस तरह समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व संकट काल में सबका एकजुटता से भरा संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण होना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि भारत कोरोना वायरस के प्रभावी उपचार और टीके के विकास में वैश्विक प्रयासों में सक्रियता से साझेदारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने कोविड-19 से निपटने के वैश्विक उपायों तथा इस महामारी का मुकाबला करने में वैज्ञानिक नवाचार और अनुसंधान तथा विकास के वैश्विक समन्वय के महत्व पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत में इस स्वास्थ्य संकट का सामना करने के सुविचारित दृष्टिकोण को रेखांकित किया। विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष रॉबर्टो एजेवेडो ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 1 साल पहले ही त्यागपत्र देने का फैसला किया है। ब्राजील के पूर्व राजनयिक श्री एजेवेडो ने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव की वजह से वो अपना पद समय से पहले ही 31 अगस्त को छोड़ देंगे। विश्व व्यापार संगठन शिष्टमंडलों की विशेष बैठक में उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत और पारिवारिक फैसला है। श्री ट्रंप ने विश्व व्यापार संगठन पर अमरीका के प्रति पक्षपात और अन्य शिकायतों का आरोप लगाया था। लंदन उच्च न्यायालय ने भगोड़े भारतीय उद्योगपति विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की अनुमति मांगी थी। इस याचिका के खारिज होने के बाद अब माल्या के लिए ब्रिटेन में कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है और उसे भारत को सौंपा जा सकता है।
पिछले महीने लंदन उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्पण के विरुद्ध दायर विजय माल्या की अपील खारिज भी कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार समझौते पर फिर से वार्ता करने से इंकार किया है। उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण को संभालने में चीन की भूमिका पर निराशा व्यक्त की है। इस संक्रमण से दुनिया भर में 3 लाख लोग जान गंवा चुके हैं, जिनमें 80,000 अमरीकी थे। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने संकेत दिया कि कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन के साथ संबंध और खराब हो सकते हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट आज तड़के खोल दिए गए। कोविड-19 की वजह से सामान्य पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद भगवान बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर के कपाट खोले गए। पेश है एक रिपोर्ट। कपाट खोलने के अवसर पर लोगों की उपस्थिति सीमित रही। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और मास्क पहने हुए थे, जिनमें आदि गुरु शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी सहित रावल जी, श्री उद्धव जी, श्री कुबेर जी एवं श्री गाड़ू घड़ा योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। इस बार सेना के बैंड की सुमधुर ध्वनि, भक्तों का हुजूम, भजन मंडलियों की स्वर लहरियां बद्रीनाथ धाम में सुनाई नहीं पड़ी। कोरोना महामारी के कहर का प्रभाव चारों धामों पर भी दिखाई पड़ा। बद्रीपुरी में आश्रम, दुकानें, छोटे बड़े होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे बंद हैं। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन को देखते हुए इस बार प्रशासन ने भक्तों को पूजन अर्चन की अनुमति नहीं दी। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। देश के राष्ट्रीय लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन संपूर्ण देश के लिए मौसम का व्यापक स्तर पर अनुमान व्यक्त करता है। इस मौसम रिपोर्ट में देश के प्रत्येक हिस्से की विस्तृत जानकारी होती है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। दिल्ली में आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम को कहीं कहीं बादल घिर सकते हैं। शहर में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा। चेन्नई में तापमान 29 से 36 डिग्री के बीच रहेगा। कोलकाता के आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शहर में तापमान 28 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्षेत्र में गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। गिलगिट में तापमान 13 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। जी हाँ लवलीन, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत राहत पैकेज के दूसरे चरण की घोषणा से संबंधित खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, मजदूरों को मुफ्त राशन, किसानों को सस्ता कर्ज। दूसरे राहत पैकेज से 8 करोड़ मजदूरों को होगा फायदा। दैनिक जागरण के शब्द हैं, किसान मजदूर सबके संकट होंगे दूर। वित्त मंत्री ने किया कुल 9 योजनाओं का ऐलान। नवभारत टाइम्स का कहना है, दूसरी किस्त में मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग का ध्यान रखा गया। प्रवासी श्रमिकों को कम किराए में घर। पत्र ने इसके साथ ही लिखा है, देश भर में एक राशन कार्ड चलेगा। राजस्थान पत्रिका का कहना है, घर के सपनों को मिलती रहेगी सब्सिडी, मजदूरों को 2 महीने का मुफ्त अनाज। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, गली मोहल्ले के छोटे छोटे स्वरोजगार फिर होंगे गुलजार। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर अभियान से जगी है उम्मीद। पूर्णबंदी के बाद घर से काम करेंगे सरकारी कर्मी, लिखता है जनसत्ता। पत्र ने केंद्र सरकार की इस रूपरेखा को विस्तार देते हुए लिखा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को नीतिगत रूप से 1 साल में 15 दिन के लिए घर से काम करने का विकल्प दिया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर हिन्दुस्तान ने लिखा है, परिवार के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं भारतीय युवा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किसानों, प्रवासी मजदूरों और व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण की घोषणा की। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रेल यात्रियों को लाने ले जाने के लिए विशेष बसें अनुबंधित करने की अनुमति दी। हरियाणा रोडवेज आज से बस सेवाएं शुरू करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 9वीं और 11वीं के असफल छात्रों को स्कूल आधारित परीक्षा में शामिल होने का एक और अवसर देगा। भारत ने G20 सदस्य देशों से आवश्यक दवाओं, उपचार और टीकों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने का आह्वान किया। और विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष रॉबर्टो एजेवेडो ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 1 वर्ष पहले त्यागपत्र देने का फैसला किया।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।